हेलो दोस्तों, कैसे हैं। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम YouTube के माध्यम से साइंस और मैथ को रख रहे हैं, तो आज का जो मेरा टॉपिक्स होगा वह साइंस पर आधारित होगा। और साइंस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स फिजिक्स के अंतर्गत आता है आवर्धन। आज हम लोग चर्चा करेंगे आवर्धन की। किसकी चर्चा? आवर्धन की चर्चा करेंगे। ठीक, तो फटाफट अपना पेन और पेपर निकालिए और तैयार हो जाइए एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानने के लिए, जिसका नाम क्या है? आवर्धन। क्या नाम है सर? आवर्धन। आवर्धन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक, इस आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। ठीक, तो यह आवर्धन है क्या? यह आवर्धन किसे कहते हैं? ठीक, तो आवर्धन शब्द बना है आवर्धित से। ठीक, जब किसी वस्तु, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, ठीक, उस तमाम वस्तुओं का कभी ना कभी उसका प्रतिबिंब बनता है और किसी न किसी रूप का होता है। जैसे सपोज के लिए बात करते हैं, जब किसी वस्तु पर किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें पड़ती है तो उसका एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक, उन वस्तुओं पर जब सूर्य से या अन्य किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें उस वस्तु पर पड़ती है तो उसका एक प्रतिबिंब बनता है, चाहे वह प्रतिबिंब जैसा हो। ठीक, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी, एक वास्तविक। ठीक, आभासी का ही दूसरा नाम है काल्पनिक। तो प्रतिबिंब बनता है दो तरह का, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। ठीक, तो हम प्रतिबिंब की चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल हम आवर्धन की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब तो बनता है, लेकिन आवर्धन किसे कहते हैं? ठीक, तो यदि आवर्धन की बात की जाए तो आवर्धन कहते हैं जब किसी वस्तु के, जब कोई वस्तु है, दुनिया का कोई भी वस्तु है, जब कोई वस्तु होता है तो उस वस्तु का जो वास्तविक आकार होता है, दुनिया में जितने भी ठोस हैं उनका एक आकार है, निश्चित है। तो किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना, यानी उसके वास्तविक आकार में कोई परिवर्तन नहीं है। बात समझ में आया? जब कोई वस्तु है और उस वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसको बड़ा करके दिखाने की प्रक्रिया को, ठीक, कहते हैं आवर्धन। बात समझ में आया? यानी किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसके आकार को बड़ा करके दिखाना ही आवर्धन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक, किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसके आकार को बड़ा दिखाना ही आवर्धन कहा जाता है। ठीक, तो आवर्धन समझ गया। अब इस आवर्धन को सूचित किया जाता है एम से। किससे सूचित किया जाता है? एम से। ठीक, आवर्धन की जब हम बात करते हैं तो आवर्धन किसको कहते हैं? किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना, किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसके वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना आवर्धन कहलाता है। बात समझ में आ गई? इसे एम से सूचित
किया जाता है। यहां तक समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आवर्धन जो होता है यह दोनों में होता है, दर्पण में भी होता है और लेंस में भी होता है। बात समझ में आ रही है? आवर्धन दर्पण में भी होता है और लेंस में भी होता है। ठीक। अब दर्पण में जो आवर्धन होता है वह ऋणात्मक में आता है और लेंस में जो आवर्धन होता है वो धनात्मक में आता है। यानी कि यदि दर्पण की बात करें तो m बराबर दर्पण में होता है, दर्पण में m बराबर होता है -v/u, जबकि लेंस में होता है m बराबर v/u। यानी अब यहाँ पे आप कह सकते हैं v और u किसको कहते हैं। तो यदि आपने मेरा पिछले वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि v जो होता है यह प्रतिबिंब की दूरी को इंडिकेट करता है और u वस्तु की दूरी को इंडिकेट करता है। तो आप अब यहाँ पे कह सकते हैं कि आवर्धन बराबर तब आप कह सकते हैं आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ये भी होगा। तो जी हाँ, ये भी होता है। ठीक। लेकिन अब आप कह सकते हैं आपने तो बोला कि उसको बड़ा करके दिखाना या छोटा करके दिखाना। ठीक। तो वो भी होता है। ठीक। यानी कि आवर्धन m बराबर -v/u भी होता है और इसी m बराबर h1/h भी होता है, या इसको h1 नहीं h' कह दीजिए। ठीक। h'/h2 मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन बराबर ये भी होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक। यानी कि m बराबर h'/h ये भी होता है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको जब सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि हमको दिया हुआ क्या है। सवाल में आवर्धन दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई दिया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, तो यानी ऊंचाई से रिलेटेड रहेगा सवाल, तब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, यानी m बराबर h'/h। बात समझ में आ गई। यदि वस्तु की ऊंचाई से रिलेटेड सवाल होगा या ऊंचाई दिया हुआ होगा, आवर्धन दिया होगा, ठीक, या आवर्धन वस्तु की ऊंचाई दिया होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया होगा, तब आप इससे आवर्धन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन यदि सवाल में ये नहीं, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दी हुई है, वहां पे दिया हुआ है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तब आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई। यदि सवाल में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई है और हमें आवर्धन निकालने के लिए कह रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, m बराबर h'/h, यानी कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। लेकिन यदि सवाल में हमें वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दी हुई है, तब हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तब हम m बराबर -v/u या m बराबर v/u का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। लेकिन कब -v/u का इस्तेमाल करेंगे और कब v/u का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए कंडीशन है, यदि सवाल में दर्पण दिया हुआ है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, m बराबर -v/u। यदि लेंस दिया हुआ है तब आप v/u का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई। ये एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि यदि सवाल में दर्पण पूछ रहा है या दर्पण से रिलेटेड फॉर्मूला पूछ रहा है, तब होगा -v/u। ठीक। और यदि लेंस से रिलेटेड रहेगा तब होगा v/u। बात समझ में आ गई। ठीक। अब बात करते हैं कि हम देख लिए कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ठीक। अब आगे बात करते हैं कि
लेंस जो होता है, ठीक, तो लेंस में जब हम चर्चा करते हैं इसकी, तो यदि इसका वैल्यू किसका, यदि m का वैल्यू 1 से कम होगा, ठीक, यदि लेंस में आवर्धन का वैल्यू 1 से कम होगा, तब आप जान जाइए कि वह अवतल ही होगा। बात समझ में आ गई? यदि आवर्धन का वैल्यू 1 से कम होगा, तब वह लेंस कौन सा होगा, अवतल। 1 से कम मान होता है किसमें, अवतल लेंस में। किसमें होता है, अवतल लेंस में। जबकि 1 से कम, ज्यादा या बराबर, यानी या तो एक वैल्यू भी हो सकता है, या 1 से कम भी हो सकता है, या 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तब आप जान लीजिए कि यह होगा आपका उत्तल लेंस। बात समझ में आ गई? ठीक, अब बात करते हैं आगे कि यदि लेंस की बात करें, ठीक, तो ज्यादातर आवर्धन जो होता है वह बड़ा होता है, या दर्पण की ही बात करें तो आवर्धन का ज्यादातर वैल्यू जो निकलता है वह बड़ा ही होता है। बात समझ में आई? छोटा बहुत ही कम यूज होता है। ठीक, जैसे आए दिन हम लोग देखते हैं आजकल बहुत सारे उपकरण का उपयोग किया गया है। जैसे सपोज दैट के लिए बात करते हैं हम, सपोज दैट के लिए बात करते हैं हम सूक्ष्मदर्शी की या फिर दूरदर्शी की, तो इन सब से क्या होता है, चाहे आप सूक्ष्मदर्शी की बात करें या दूरदर्शी की बात करें, इसमें होता क्या है, इसमें किसी वस्तु का आकृति जो है वह बड़ा करके दिखाया जाता है। तो ऐसे सब उपकरण के लिए, ऐसे सब चीजों के लिए ही आवर्धन का जरूरी पड़ा है। बात समझ में आया? जैसे हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की, तो इसमें इतने छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, इतने छोटे छोटे विषाणु होते हैं कि उन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो उन्हें देखने के लिए ही, ठीक, उन्हें देखने के लिए ही वैज्ञानिकों के द्वारा माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया, ताकि उनके आकार को बड़ा करके देखा जा सकता है कि उसकी आकृति कैसी होती है। या फिर दूर की वस्तु जो होती है, जिसे हम जहां तक हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वहां की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का इस्तेमाल किया गया, और दूरदर्शी के माध्यम से वहां के आकृति को बड़ा करके हमारी आंखों को दिखलाया जाता है। तो इसलिए आवर्धन का ऐसे सब चीजों में आवश्यक था, और इसलिए आवर्धन का उपयोग अधिक हो गया। बात समझ में आया? अब बात करते हैं कि तो आपने उदाहरण देखा कि चाहे वह सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे वह दूरदर्शी हो, चाहे दर्पण की बात करते हैं, तो दर्पण में भी आपने गौर से यदि देखा होगा तो कुछ दर्पण ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे कि आपका आकृति छोटा या बड़ा दिखता है। सामान्यतः जो समतल दर्पण होता है उसमें छोटा बड़ा नहीं, उसमें आकृति बराबर होती है, वस्तु की आकृति और प्रतिबिंब की आकृति बराबर होती है। लेकिन यदि दर्पण में कुछ डिफिकल्टी होती है तो उसमें आपको साइज बड़ा या छोटा दिख सकता है। ठीक, जैसे आए दिन आमतौर पर हम देख लेते हैं, यदि घर में थाली वगैरह स्टील वगैरह का है तो उसके अंदर वाले हिस्से में आप अपना चेहरा झांक के देखिए तो आपका छोटा प्रतिबिंब दिखेगा, जबकि उसको पलट दीजिए पीछे वाले हिस्से से देखिए तो आपका चेहरा बड़ा सा दिखेगा। ये भी एक आवर्धन का ही रूप है। बात समझ में आ गई? अब इस आवर्धन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल भी आते हैं। ठीक, आवर्धन से रिलेटेड सवाल भी आते हैं, और जिसमें मुख्य रूप से दर्पण सूत्र का यूज होता है। किसका होता है? दर्पण सूत्र का प्रयोग होता है। ठीक, अब आप कहिएगा कि आप दर्पण सूत्र से रिलेटेड सवाल भी नहीं रखे। ठीक, तो दर्पण सूत्र से रिलेटेड सवाल हम ऑफलाइन क्लासेस जब स्टार्ट होगी तो उसमें हम दिखा देंगे, क्योंकि सवाल सब लंबे लंबे होते हैं और वीडियो पे दिखाना थोड़ा सा होता है क्या कि समझाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, जिसके कारण वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि मोबाइल से शूट किया जा रहा है, तो इसलिए अभी परेशानी है। ठीक, तो फिलहाल हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक, और उसके तहत हम अच्छी तरह से
समझ सकते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। ठीक, तो चलते हैं सवाल की ओर और इसमें हम दोनों ही देख लेंगे, यानी दर्पण सूत्र में भी कैसे सवाल को रखा जाता है और आवर्धन भी कैसे निकाला जाता है, ये दोनों ही हम देख लेंगे। ठीक, तो सवाल नोट कर लीजिए। ठीक, सवाल है एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। वस्तु के आकार का 4 गुना है। ठीक, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। यूं तो बहुत सारे सवाल हैं इस बुक में, लेकिन हमने यही सवाल क्यों उठाया, इसलिए उठाया कि और सब सवाल में आपको प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ होता है, फोकस दूरी दिया होता है, तो इसमें आवर्धन निकालना इजी होता है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है वस्तु की दूरी, यानी u का वैल्यू दिया हुआ है। हमें v भी निकालना है और m आपका दिया हुआ है। ठीक, और f भी निकालना है। ठीक है, फोकस दूरी भी निकालना है। तो आइए देखते हैं कि सवाल कैसे होता है। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है चीज उसे हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये आपका वस्तु दूरी दिया हुआ है। हम फिर लिख लेंगे वस्तु दूरी u बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ पे दर्पण अवतल है तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, यदि दर्पण अवतल हो तो उसमें वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि दर्पण के बाईं ओर वस्तु को रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस में। बात समझ में आ गई। ठीक, अब वस्तु दूरी हो गई। इसके बाद आपको दिया हुआ है आवर्धन m बराबर दिया हुआ है 4, है ना। अब हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है वस्तु दूरी दिया हुआ है तो प्रतिबिंब दूरी भी और फोकस दूरी भी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक फॉर्मूला हम आवर्धन से रिलेटेड अभी चर्चा किए थे कि चूंकि m बराबर होता है -v/u, लेना होता है -v/u, और m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। अब बात कर रहे हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब कैसा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। तो अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है ना, तो वास्तविक जब भी बनेगा, इधर बनेगा तो ये वास्तविक इधर ही बनता है। दर्पण के पीछे काल्पनिक बनता है। दर्पण के पीछे क्या बनता है, काल्पनिक, और इधर बनता है वास्तविक। ठीक, अब ये हम किरण आरेख में देखेंगे। ठीक, क्योंकि किरण आरेख हम सोच रहे थे कि किरण आरेख का वीडियो डालें, लेकिन किरण आरेख बहुत ही इजी है और इसे आप अपने बुक में भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके बावजूद भी यदि कहीं प्रॉब्लम्स होगा तो हम ऑफलाइन क्लासेज में इसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा कि किरण आरेख, चूंकि किरण आरेख पूछता है मैट्रिक एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेता है किरण आरेख निकालने के लिए और 2 अंक आता है, तो किरण आरेख हम ऑफलाइन क्लास में बता देंगे। ठीक, फिलहाल
यदि आप लोग क्या कहते हैं कमेंट्स कीजिएगा कि नहीं ये भी वीडियो डाला जाए, किराना का भी वीडियो डाला जाए, तो हम जरूर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आपके सवाल का इंतजार रहेगा कि आप क्या चाहते हैं। ठीक, यदि आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताइए कि हमें डालना है या नहीं डालना है। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं अवतल दर्पण। यदि ये है तो अवतल दर्पण के बाईं ओर जब भी प्रतिबिंब बनता है तो ये या प्रतिबिंब हो या वस्तु हो या फोकस दूरी, ये सब ऋणात्मक में होता है और इधर धनात्मक में होता है। ठीक, तो इधर जब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, तो यहाँ पे देख रहे हैं वास्तविक है, तो जाहिर सी बात है कि दर्पण के इधर बना होगा। जब इधर बना होगा तो ऋणात्मक होगा, इसका मतलब होता है कि m का मान भी ऋणात्मक होगा। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, m का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक। यानी ये आमतौर पे समझ जाइए कि दर्पण के यदि ठीक सामने है या दर्पण के बाईं ओर है कुछ भी, तो उसका चिन्ह होगा ऋणात्मक। इसलिए इसमें भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। अब यहाँ पे ये भी ऋणात्मक बराबर माइनस भी का वैल्यू नहीं दिया है, 10 का वैल्यू दिया हुआ है ये। ठीक, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस आ गया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो 1 गुना भी, तो भी बराबर 10 तक 40, यानी माइनस 40 सेंटीमीटर। यानी जब ऋणात्मक आया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। और कितनी दूर पर बनेगा, तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यानी भी हमको मालूम हो चुका है, यानी प्रतिबिंब की दूरी मालूम हो चुका है कि माइनस 40 सेंटीमीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको निकालना है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं दर्पण सूत्र, जिसमें फोकस दूरी इंडिकेट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, है ना। या इसको निकालिए 1/-10 प्लस 1/- कितना 40, तो 40 है ना। अब 1/-10, ये माइनस गुना प्लस माइनस 1/40, 40 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 40, इससे इसमें भाग दे दीजिए, तो 10 से 40 में भाग दिए 4, तो ये आ गया माइनस में 4। यहाँ पे माइनस है ना, तो 40 से 40 में भाग दिए तो कितना हो गया 1, और 1 आ गया तो यह कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आपका आ गया माइनस, तो ये कितना आ जाएगा माइनस कितना, -4 5/40, यानी 5×8 = 40, यानी 1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/f बराबर हो गया -1/8, ये ना, गुना कर दीजिए, तो 1 गुना f बराबर -8 गुना 1 -8 सेंटीमीटर। ये आपको आ गया फोकस दूरी। ठीक है, ये भी माइनस में आया तो इसका मतलब फोकस दूरी इधर होता है, दर्पण के इधर होता है, तो आप जानबे करते हैं कि इधर फोकस दूरी होता है। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, और यदि कहीं प्रॉब्लम्स होती है तो जरूर हमें इंडिकेट करके बतलाइए। हम बार बार कहते हैं आप कमेंट्स करके, यदि कहीं भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट्स करके जरूर बतलाइए कि आपको क्या समझ में आया, क्या दिक्कत है। आप जब तक हमको बतलाइएगा नहीं तो हम कैसे पता कर सकते हैं, हमको कैसे जानकारी होगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम जो ये कर रहे हैं ये सार्थक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, यदि समझ में आ रहा है तो हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो कम से कम लाइक कीजिए, और जिस स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पा रहा है उसको शेयर कीजिए। ठीक, और यदि अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।